A very big thank you to our YouTube family for appreciating and supporting by 2000 views on our YouTube channel. We are overwhelmed. Keep loving and keep motivating. Our vision is to make Global Visas a huge family. आजकल वर्क वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और वीज़ा रिफ्यूज़ होने का रीज़न होता है कॉश. यस, कॉश यानी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप. इन सम केसेस द वीज़ा इज सिंपली रिफ्यूज्ड. चलो तब तक तो ठीक है, बट इन मैनी केसेस द एप्लीकेंट इज बैंड फॉर 10 गुड ईयर्स. इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्यूचर में जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे आपका वीज़ा 10 साल तक ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ हो जाएगा. सो यू नीड टू बी रियली केयरफुल. इस वीडियो में हमने अपने अनुभव का निचोड़ आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो का कोई भी भाग स्किप ना करें. वीडियो एंड तक ज़रूर देखें. जो लोग खुद वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए भी और जो एजेंट्स हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम आने वाली है. हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले. तो आइए जानते हैं कॉश की वजह से वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है और ये रिफ्यूज़ल से बचने के लिए क्या करना चाहिए. और हम ये भी जानेंगे कि आपको इश्यू किया गया कॉश जेन्युइन है कि फेक, वो कैसे चेक करें. आओ पहले जान लेते हैं कॉश क्या है. कॉश का फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो आपका एम्प्लॉयर आपको इश्यू करता है. वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई होने के लिए कॉश कंपलसरी है. ये डॉक्यूमेंट वही एम्प्लॉयर इश्यू कर सकता है जो लिस्ट ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सर वर्कर्स के रजिस्टर में लिस्टेड है. ये रजिस्टर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है. ये लिस्ट फ्रिक्वेंटली अपडेट होती ही रहती है. आप जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तब चेक कर लीजिए कि आपका एम्प्लॉयर ये लिस्ट में है या नहीं. वैसे तो कॉश इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो आपका स्पॉन्सर यानी एम्प्लॉयर यूके होम ऑफिस की स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम पर आपकी डिटेल एंटर करके जनरेट करता है. फिर भी आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको कॉश का PDF या फिजिकल फॉर्म प्रोवाइड करे. आपको जैसे ही कॉश मिले आप ये डिटेल्स ज़रूर चेक कर लें. नंबर 1, टियर एंड कैटेगरी. देख लीजिए यहाँ स्किल वर्कर लिखा है या नहीं. नंबर 2, स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर. वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो एक स्टेज पर स्पॉन्सर्स डिटेल्स आएगी. यहाँ स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर और स्पॉन्सर कंपनी का नाम ऑटोमेटिक लिखने लगेगा. नंबर 3, स्पॉन्सर नेम. जैसा कि मैंने आपको बताया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर और स्पॉन्सर कंपनी का नाम दिखता है वो कॉश में लिखा है वही है. आप कंफर्म कर लीजिए कि कॉश लेटर में मेंशन स्पॉन्सर डिटेल्स वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में ऑटो जनरेट हो रही स्पॉन्सर डिटेल्स के साथ मैच होती है या नहीं. ये तभी होगा जब आपको दिया गया कॉश नंबर सही है. नंबर 4, करंट सर्टिफिकेट स्टेटस. ये स्टेटस विथहेल्ड हो सकता है या असाइंड हो सकता है. आपका एम्प्लॉयर या एजेंट जब आपको क्रॉस चेक करने के लिए कॉश लेटर भेजता है तो विथहेल्ड रखता है, मगर अप्लाई होने के लिए ये स्टेटस असाइंड होना चाहिए. नंबर 5, डेट असाइंड एंड नंबर 6, एक्सपायर डेट. कॉस्ट की डेट असाइंड इज अ बैक डेट और एक्सपायर डेट इज अ फ्यूचर डेट. ये दोनों के बीच में 90 डेज का डिफरेंस होना ही चाहिए. आपको कॉस्ट एक्सपायर डेट से पहले वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है, अदरवाइज आपका कॉस्ट एक्सपायर हो जाएगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा. नंबर 7, स्पॉन्सर नोट. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर कॉस्ट. एक मरतबा आपका एम्प्लॉयर कॉस्ट असाइन कर देता है, फिर भी कोई मिस्टेक रह जाती है या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम में लॉग इन होके यहाँ जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन कर सकता है. नंबर 8, पर्सनल इन्फॉर्मेशन. कॉस्ट के ये सेक्शन में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है. आपको चाहिए कि इसको डबल चेक कर लीजिए और अगर कोई भूल है तो एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करके स्पॉन्सर नोट में करेक्शन करवा लीजिए. यहाँ पर आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ योर बर्थ एंड कंट्री ऑफ योर रेसिडेंस की डिटेल होती है जो सही है या नहीं. अगर कोई गलती है तो एम्प्लॉयर को बता दीजिए, वो स्पॉन्सर नोट में ये करेक्शन डाल देगा. नंबर 9, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर कॉस्ट. यहाँ आपकी पासपोर्ट डिटेल्स सच एज पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इश्यू एंड एक्सपायरी डेट और प्लेस ऑफ इश्यू प्रोवाइड की जाती है. चेक कर लीजिए, अगर कोई गलती है तो स्पॉन्सर से करेक्ट करवा लीजिए. नंबर 10, वर्क डेट्स.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कॉश इज वर्क डेट्स। यहाँ आपके जॉब की स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन की जाती है। चेक कर ले आपके जॉब की स्टार्ट डेट कॉस असाइन डेट के बाद की हो। दूसरी बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो और बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करो तो ये डेट आपके जॉब स्टार्ट डेट से 90 डेज से ज़्यादा न हो। इसको ऐसे समझिए, आपके जॉब की स्टार्ट डेट 31 मार्च 2024 है तो आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट डेट इसके 90 डेज से ज़्यादा यानी 1 जनवरी 2024 से पहले की न हो। अगर ऐसा होता है तो आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगी। नंबर 11, वर्क एड्रेस। यहाँ आपके एम्प्लॉयर खुद का मेन वर्क एड्रेस एंटर करेगा। अगर एम्प्लॉयर के पास और कोई सब्सिडियरी वर्क लोकेशन है तो वो भी यहाँ एंटर करेगा, जो कि ये कंपलसरी नहीं है। नंबर 12, माइग्रेंट्स एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एप्लीकेंट को ऑफर हुए जॉब की डिटेल्स सच एज जॉब टाइटल, जॉब टाइप और समरी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑफर किया गया जॉब का ऑक्यूपेशन कोड 6145 है तो जॉब टाइटल केयर वर्कर्स या तो होम कैरियर्स या तो फिर होम हेल्थ केयर असिस्टेंट होगा। और आपकी जॉब टाइप 6145 है तो केयर वर्कर्स एंड होम कैरियर्स होगा। और अगर आपका ऑफर किया गया जॉब का ऑक्यूपेशन कोड 6146 है तो जॉब टाइटल केयर वर्कर्स या तो होम कैरियर्स या तो फिर होम हेल्थ केयर असिस्टेंट होगा, मगर आपकी जॉब टाइप 6146 सीनियर केयर वर्कर्स होगा। नंबर 13, जॉब डिस्क्रिप्शन। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ योर कॉश। आपको जो भी जॉब ऑफर किया गया है उसमें आपका क्या काम होगा इसके बारे में सब माहिती यहाँ पर डिस्क्राइब की जाती है। नंबर 14, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी दो तरह से मेंशन की जाती है। नंबर 1, स्किल वर्कर ओनली। इसमें अलावेंसेस और बोनसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने अपने अगले वीडियो में बताया था, ये सैलरी पर आवर भी हो सकती है और पर ईयर भी हो सकती है। 26,200 पर ईयर या तो 10.75 पाउंड पर आवर या तो गोइंग रेट है। अगर आपको ऑफर किया गया जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आपको गोइंग रेट का एटलीस्ट 80% सैलरी मिलनी ही चाहिए। और दूसरा है स्किल वर्कर के अलावा बाकी सब रूट्स के लिए। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि अलावेंसेस और बोनसेस को इंक्लूड किया जाता है। Number 15 is the job on shortage occupation list. Very important for you to check. अगर जॉब यूके गवर्नमेंट के शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो उसके एसओसी यानी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन कोड 6145 पर से पता चल जाएगा। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की पूरी लिस्ट यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर दी गई है। याद रहे, एक जॉब यूके के एक स्टेट में शॉर्टेज लिस्ट में हो सकता है मगर वही जॉब यूके की दूसरी स्टेट में शॉर्टेज लिस्ट में नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्यूपेशन कोड 2111 यानी केमिकल असिस्टेंट इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्कॉटलैंड में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, बाकी इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए नहीं है। नंबर 16, मेंटेनेंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके स्पॉन्सर यानी एम्प्लॉयर से कहा जाता है टिक टू सर्टिफाई मेंटेनेंस फॉर माइग्रेंट एंड डिपेंडेंट्स इफ एप्लीकेबल। अगर स्पॉन्सर यस टिक करता है उसका मतलब ये हुआ कि वो आपको और ज़रूर पड़ी तो आपके डिपेंडेंट्स को यूके एंट्री के बाद 1 महीने तक अकोमोडेशन और मेंटेनेंस सप्लाई करने के लिए तैयार है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तब फंड्स को शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डिपेंडेंट्स भी कॉस एक्सपायरी डेट से पहले अप्लाई करते हैं तो उनकी भी फंड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे, आपके डिपेंडेंट्स कॉस एक्सपायरी डेट के बाद अप्लाई करते हैं तो उनके 28 डेज ओल्ड फंड्स दिखाने ही पड़ेंगे। अगर आप फंड्स दिखाना नहीं चाहते हैं तो कॉस्ट होल्डर के एम्प्लॉयर के पास स्पॉटिंग लेटर होना ही चाहिए। नंबर 17, पेई रेफरेंस। देख लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने पेई नंबर आपको अलॉट किया है। आइए अब देखते हैं कि कॉस्ट की वजह से वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होती है। कॉस्ट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होने के 6 बेसिक रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, आपके एम्प्लॉयर का स्पॉन्सरशिप लाइसेंस यूके गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। नंबर 2, आपके एम्प्लॉयर ने आपका जॉब ऑफर कैंसिल कर दिया है और कॉस्ट विड्रॉ कर लिया है। नंबर 3, आपके एम्प्लॉयर ने कॉस्ट में कोई चेंज किया है मगर स्पॉन्सर नोट अमेंड नहीं किया है।
नंबर 4, आपकी बायोमेट्रिक डेट और जॉब स्टार्ट डेट में 90 डेज से ज़्यादा डिफरेंस है, यानी आप जब फिंगरप्रिंट देते हो और आपके कॉश में जॉब स्टार्ट डेट जो दिखाई है उसमें 90 डेज से ज़्यादा अंतर है। नंबर 5, आपका कॉश एक से ज़्यादा बार यूज़ हुआ है और ये सबसे खतरनाक खेल है जो मार्केट में खेला जाता है, मगर ये रीज़न आपके लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है अगर वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि आपने डेलिब्रेट डिसेप्शन किया है, यानी जानबूझकर ऐसा किया है, तो वो आपको 10 साल का बैन लगा सकता है, यानी आपका वीज़ा 10 साल तक ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये सब बातों से बचने के लिए आइए जानते हैं कॉस्ट जेन्युइन है या फेक कैसे चेक करें। इसके लिए आप गूगल पर जाइए और टाइप करें अप्लाई फॉर स्किल वर्कर वीजा टू यूके और एंटर करें। government.uk की वेबसाइट पर जाइए। अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो हाउ टू अप्लाई टैब के अंदर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करें। स्टार्ट नाउ बटन क्लिक करें। वेयर आर यू प्लानिंग टू लीव में पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें और कंटिन्यू करें। यहां नो सिलेक्ट करें और कंटिन्यू करें। जो विंडो खुले वहां आपकी कंट्री सिलेक्ट करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। ये विंडो में आके अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। ईमेल एंटर करें। पासवर्ड क्रिएट करें। हियर कम्स इंपॉर्टेंट सेक्शन। जब आपको पूछा जाए कि डू यू हैव अ कॉस्ट रेफरेंस नंबर तो यस पर क्लिक करके कॉस्ट नंबर एंटर करें। मैंने यहां पर रॉन्ग कॉस्ट नंबर एंटर किया है ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। जैसे ही हम कॉस्ट नंबर एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है। क्योंकि मेरा कॉस्ट गलत है, रिव्यू और आंसर्स में एंटर अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नो दैट इज इनकरेक्ट फॉर्मेट मैसेज दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉस्ट रॉन्ग मिला है और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आइए अब हम सही कॉस्ट नंबर डालते हैं। जैसे ही हम कॉस्ट नंबर एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। नाउ रिलैक्स एंड कंटिन्यू। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमने ये भी देखा है कि कॉस्ट नंबर भी सही था फिर भी वीजा रिफ्यूज हुआ और रीजन इनवैलिड कॉस्ट नंबर। ऐसा तभी होता है जब आपके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है, आप कोई स्कैम का शिकार बन चुके हो। एक ही कॉस्ट नंबर एक से ज्यादा लोगों ने यूज किया है। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है क्योंकि वीजा के लिए अप्लाई होते वक्त आप जब कॉस्ट नंबर एंटर करते हो तब वेबसाइट ये नहीं दिखाएगी कि ये कॉस्ट किसको असाइन हुआ है। इसलिए एक ही कॉस्ट नंबर से आप चाहो इतने फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मगर ये कॉस्ट जिसके नाम पर इश्यू हुआ है उसको वीजा मिलेगा, बाकी सबका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉस्ट नंबर पर 5 लोग अप्लाई होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई, मगर कॉस्ट कैंडिडेट सी को इश्यू हुआ था। सब वीजा सेंटर की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और अप्लाई भी होते हैं, मगर वीजा कैंडिडेट सी को मिलेगा जिसको हकीकत में कॉस्ट असाइन हुआ है, बाकी सबका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है 10 साल का बैन लग जाए। जी हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि अभी तो कॉस्ट सिर्फ असाइन हुआ है, यूज नहीं हुआ है। कॉस्ट यूज हुआ तभी माना जाएगा जब आप बायोमेट्रिक दे आते हो, तब तक आप चाहे इतने फॉर्म एक ही कॉस्ट नंबर से फिलअप कर सकते हो
और अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। इससे बचने के लिए क्या करें? इसका एक ही तरीका है, यूके वेबसाइट पर एक डमी अकाउंट क्रिएट करके रखो और ऑन एंड ऑफ आप यूके वेबसाइट पर जाकर इस अकाउंट में कॉस्ट नंबर एंटर करें और देखें कहीं आपको रिव्यू योर आंसर में एंटर अ कंफर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट नंबर दैट इज इन करेक्ट फॉर्मेट मैसेज तो नहीं दिखाई देता। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपके साथ फ्रॉड हुआ है। वीजा के लिए अप्लाई न करें और आपके एम्प्लॉयर को इस बात से इन्फॉर्म करें। हम इससे यही एडवाइस करेंगे कि एक्सरसाइज आप बायोमेट्रिक के 10 मिनट पहले भी कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कॉस्ट नंबर यूज करके कोई मिस्टर एक्स अप्लाई तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो आप रुक जाइए, अपॉइंटमेंट कैंसिल करें और वीजा फिर रिफंड कर लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।